अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वफाकी काबीना ने आज तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। इस पाबंदी के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई और इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत इस पाबंदी को लगाया गया है। जराये का यह बताना है कि समरी की मंजूरी के बाद तहरीक लबैक पर पाबंदी के डिक्लेरेशन पर भी जो है वो काम शुरू कर दिया गया और वफाकी हुकूमत ये डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीक लबैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई कर सकेगा। आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हुकूमत की तरफ से इस मामले पर पॉलिसी बयान दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का यह कहना था कि हमने बातचीत से मसले को हल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग बज़िद थे कि इस्लामाबाद जरूर आएंगे। पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि गुज़िश्ता 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि तहरीक लबैक मरकजी धारे में आ जाए, लेकिन एक गिरफ्तारी पर ऐसे पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल को ठीक नहीं कहा जा सकता। एक और जो अहम खबर है इससे जुड़ी है वो ये कि फ्रांस ने अपने शहरियों और कंपनियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा भी दे दिया है। अब हुकूमत पाकिस्तान ये जो सूरत हाल है इसको किस तरह से कंट्रोल कर रही है, आगे क्या होना चाहिए और किस तरह से इन मामलात को सुलझाया जाना चाहिए, एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। एक और अहम खबर जो अपोजिशन का इल्जाम है वो कि पंजाब हुकूमत शरीफ खानदान की रायवन रहायशगाह को गिराने या कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। पंजाब हुकूमत ने इस रहायशगाह की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया, जबकि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस जमीन का इंतकाल वापस पंजाब हुकूमत के नाम भी कर दिया। आज लाहौर की अदालत ने पंजाब हुकूमत को इस जमीन के इंतकाल की जो मनसूखी थी उससे रोका है। शरीफ खानदान ने इस कार्रवाई पर हुक्म इम्तना मांगा था, जिस पर अदालत ने आज ये ऑर्डर जारी किया। अब ऑपोजिशन ये जो पंजाब हुकूमत की कार्रवाई है इसको इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। ये 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का घर है और जिस वजीर आजम के खिलाफ आपने करप्शन का राग अलापा और अल्लाह ताला ने उसको सुर्खरू किया, ये जो पूरा खलंडरों का, गुंडों का, बदमाशों का, झूठों का, नलायकों का, चोरों का एक पूरा जो टोला है ना, टोला, ये असल में तो सारे हैं डुअल नेशनल्स। इनको पता है कि ये हम करते जाएं, अवाम को बेवकूफ बनाते जाएं, सियासी इंतकाम में, बुग़ज़ में झुलसते जाएं, कोई बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का दूसरी तरफ ये कहना है कि लोगों का हक मारकर वहां महल्ला तामीर किए गए और ये मलकियत साबित नहीं कर सके। बेवाओं का हक खा के वहां महल तामीर किए गए, तो इस ज़मीन के हवाले से जो ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए हैं, हमें अशद ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ की पासदारी का दस्त देने वाले ख़ानदान के अफराद जो हैं और स्पेशली उनके जो तर्जमान हैं वो ये बताएं कि कोर्ट से स्टे लेने की बजाय वो अपनी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतल्लिका महकमों को पेश क्यों नहीं करते। क्या हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है? एहतसाब के अमल पर पहले भी सवालात उठते रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की हालिया जमानत और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके तनाजुर में इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। क्या हुकूमत बिला तफरीक एहतसाब कर रही है या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ? आज के प्रोग्राम में जो है वो इस पर भी बात होगी और इसी तनाजुर में कुछ डील की बातें हैं उनको भी जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमें लिंक के जरिए ज्वाइन करें। जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें माइक लग रहा है। कुंडी साहब थैंक यू सो मच आपके भी वक्त का। और अंदलीब अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो मौजूद होंगी। मैं जो है वो मेहमानों से गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करूँगा।
जो है वो अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो तहरीक लबैक पर पाबंदी का मामला है इस पर, और फिर ये जो एहतसाब या इंतकामी कार्रवाई की बात हो रही है इस पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीब अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ये जो तहरीक लबैक पर पाबंदी का मामला है इस पर बात हो जाए, और उसके बाद फिर ये जो रायवंड के जो रहायशगाह का मामला है और इंतकामी कार्रवाइयाँ या एहतसाब, इस पर भी जो है वो बात करेंगे। मैं अंदलीब साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। पाबंदी का फैसला आज हुकूमत ने किया, किस तरह से देख रही हैं? आगे हुकूमत क्या करना चाह रही है कि सूरत हाल जो है वो काबू में रहे, रियासत के काबू में रहे? रहमान देखें, ये जहाँ तक नामूसे रसालत का ताल्लुक है, आई थिंक तमाम मुसलमान, पाकिस्तानी भी और सारी दुनिया में नामूसे रसालत पे तो और ख़त्म नबूवत पे तो कोई दो राय नहीं है। और हर बंदा जो है वो जितनी उसके दिल के करीब ये बात है शायद ही कोई हो, लेकिन उसके ऊपर फिर हमें उनकी सीरत पे और उनकी अखलाकियात पे भी हमें लाजिम है कि हम उस तरह, पिछली रमज़ान में तो रमज़ान में आके आप बेगुनाह लोगों को मारें, कत्ल कर दें। और सबसे बड़ी बात है कोविड के अंदर आपको पता है कि एम्बुलेंसेस, उसके अलावा आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन जाती है सप्लाईज हॉस्पिटल्स में, और क्योंकि कोविड स्पेशली लंग्स के ऊपर अटैक करता है और ऑक्सीजन के बगैर मरीज़ जांबर नहीं होता। उसका तो हमें नहीं पता कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन ये तो कत्ल के मुतरादिफ है ना। तो जब एक खुल्लम खुल्ला आप चाहे किसी जिसके भी नाम पे आप कानून को हाथ में लें, अखलाकियात को हाथ में लें, जज्बात को हाथ में लें, और आप किसी भी तौर पे किसी बेगुनाह और मासूम लोगों को रोंद के आगे बढ़े, तो फिर आप स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, और स्टेट ने एक्शन लिया है। और अभी आप मामलात हुकूमत के कंट्रोल में हैं? जी, आपने देखा होगा कि तकरीबन तमाम शायराएँ जो है वो नॉर्मल हो गई हैं और अरेस्ट हो रहे हैं, उन पे केसेस बन रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि पहला तो इम्पैक्ट डायलॉग ही होता है, और डायलॉग हो रहा था, मुआहदे भी हो रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जी इसको पार्लियामेंट में लेके आए। पार्लियामेंट आपको पता है अभी कल होनी है, तो हम तो अपने उनके मुआहदों के मुताबिक जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुआहदों से पहले ही ये इकदाम उठा लिए, जिसका मतलब है कि मकसद कुछ और था। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो रवायत बनी है बेगुनाह लोगों की, ये तो किसी भी तरह हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है, और किसी भी मज़हब में शायद जायज़ नहीं है। तो इसलिए इस पे ये इकदाम लिया गया है, और चूँकि ये दहशतगर्दी थी, कत्ल था, गारत थी, मासूम शहरियों की जानें खतरे में थी, तो फिर टीएलपी की जो रुकनीयत है उस पर इसलिए जो है वो कार्रवाई की। राइट, मैं अब्बासी साहब, क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि ये चैलेंज तो बाहर तौर पर जो है वो मौजूद है। आपका क्या मशवरा क्या होगा हुकूमत को इस मामले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम सब की जाने नामूसे रसालत पे कुर्बान, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन सब कुर्बान। और ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर मुसलमान जो है उस साथ जो अकीदा रखने वाला, उस सब के एक ही जज्बात हैं। अब मामला ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं कि एक तो दुनिया को भी इस बात की समझाने की ज़रूरत अब आ गई है, और वक्त भी है, और ये मामला भी करने की ज़रूरत है कि मुसलमानों का बहुत सख्त ऐसा बड़ा लगाव है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ कि अगर कोई ऐसी छोटी सी भी बात होगी तो मुसलमानों के जज्बात भड़केंगे। तो इसलिए जो लोग दुनिया में भी बड़े इक़्तिदार में हैं, आप देखें ये मामला वहाँ से उठा कि प्रेसिडेंट फ्रांस जैसे मुल्क के बड़े प्रेसिडेंट जो ये समझते थे कि इससे मुसलमानों के जज्बात उठें, उन लोगों को भी दुनिया में आप इस मामलात में एहतियात करना चाहिए। हम वो उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी में भी और बाकी हाँ उनके यहाँ शायद इतना वो लगाव नहीं रहा जो हमारा लगाव है। तो इसलिए एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, हमें अब अपने घर के अंदर आना चाहिए। अब वक्त आ गया कि
हमें ये नहीं देखना चाहिए। अगर हम सारे ये देखेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने पहले क्या किया था, हुकूमत इनके साथ ही रही है, हुकूमत फैजाबाद के धरने में इनको फैसिलिटेट करती रही है, वो बिठाती रही है, ये सारे काम बिल्कुल हुए हैं और इसमें ये हुकूमत शामिल रही है। लेकिन अब मामला इससे बड़ा हो गया है कि वक्त आ गया है कि तमाम सियासी लीडरशिप और जो स्टेक होल्डर है पाकिस्तान इस रियासत में रह रहे हैं, उन्हें सब बैठकर फैसला करना होगा। इस तरह रियासत नहीं चली जा सकती, इस तरह मुल्क नहीं चला जा सकता। और अल्लाह न करे जिस तरह इस तरह मामला हुआ है कोई और मामला होगा, दुनिया में क्या इसका इमेज जाएगा पाकिस्तान का। और ऐसा ना हो कि फिर कल हम सारे मिलकर, हम एक ऐसी जगह पर ऑलरेडी पहुंच गए कि हम सारे मिलकर इस मुल्क को ठीक ना कर सके। लिहाजा इस पे ये मेरे ख्याल में पाबंदी से पहले बड़ा जरूरी था कि जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए था। सारी इंफॉर्मेशन जॉइंट सेशन के सामने रखनी चाहिए थी और तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें इसको बहुत सीरियस डिस्कशन करते, स्टेक होल्डर्स को बुलाते, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते और एक कलेक्टिव इस मुल्क में अब वक्त आ गया है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि इस तरह के वाकये दोबारा ना दोहराए। अदरवाइज दुनिया में ममालिक इस तरह नहीं सर्वाइव कर सकते जिस तरह हमने तमाशा अपने लोगों का, अपनी वर्दी वाले लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह आम शैलियों के साथ हुआ है, जिस तरह दुनिया में मैसेज गया है। पाकिस्तान की पहले भी कोई इमेज बड़ा ही खराब चला आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी जगह सही होगी दुनिया में हमारी, और ऐसा ना हो कि कल फिर सारे मिलकर इसे ठीक न कर सके। ठीक, राइट। कुंडी साहब, हुकूमत के जिस तरह से इन मामलात को जो है वो कंट्रोल कर रही है, क्या आपका आगे मशवरा क्या होगा? किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को, करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाह, मुझे पता नहीं, मुझे पता चला जावेद अबाई साहब शायद बीमार हैं, मैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मुझे तो अभी रिसेंटली पता चले रिकवर हो गए। चलो, मुझे भी अभी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लग रहे हैं आज। मतलब है कि स्पोर्ट्स उसमें टी शर्ट में बड़ा अच्छा लग रहे हैं। देखें, आपने TLP की बात की। अनफॉर्चुनेट बात यह होती है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारा एक बयानिया होता है और जब हम हुकूमत में जाते हैं तो हमारा दूसरा बयानिया होता है। माजी में भी TLP ने देखें जब एहतजाज किया था तो आज की हुक्मरानों ने उनको उस वक्त सपोर्ट किया था, आपको याद होगा। आज के वज़ीर दाखिला जब कंटेनर पे थे तो उनके जो स्पीचेस थी कि जी जब उनका था इनके साथ मिलकर उन्होंने धरना दिया था और वो तारीख़ी उनकी स्पीच की जला दो, मार दो, ये कर दो, वो चीज़ें सबके सामने हैं। और फिर जिस तरह स्टेट बिल्डिंग्स पे अटैक्स हुए, पुलिस के जो है ऑफिसर्स पे भी अटैक हुए इस्लामाबाद में, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। आज इन्होंने किया, अच्छी बात है किया, लेकिन उसकी अगर इन्होंने इमरजेंसी में किया, अगर ये सेशन जो है अगर वो 1-2 दिन पहले बुला लेते तो अच्छी बात होती। पार्लियामेंट में इस पर जॉइंट सेशन में डिबेट कर लेते और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक फीडबैक चला जाता तो अच्छी बात होती। अभी भी ये जब सर्कुलेट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ लोग देखें, लेकिन पाकिस्तान में देखें अलमिया ये है कि आपने बैन तो कर दिए, क्या आपको क्या गारंटी है कि वो दोबारा नमूदार नहीं होंगे? पाकिस्तान में पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ चीज़ें बैन हुई हैं, लेकिन वो दूसरे नामों से, अगर आप मुझे बैन करेंगे फैसल के नाम से, मैं कुंडी के नाम से आ जाऊँगा, करीम के नाम से आ जाऊँगा, ये चीज़ें। और कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा गया मुख्तलिफ नामों से, वो भी आ गई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। लेकिन मैं इस पे जाऊंगा कि ये जो इन्होंने है इस पे क्या वो है कि ये दूसरी कोई और नाम से और वही अशखास और नाम से आके पार्टी रजिस्टर कर लें तो आप क्या कर सकते हैं उनके साथ? इलेक्शन कमीशन के रूल भी मतलब है कि उनको इजाज़त देते हैं और हैं भी सही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ। लेकिन 2 दिन से जिस तरीके से स्टेट को उन्होंने चैलेंज किया, जिस तरीके से हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए, अब मैं ये बात नहीं कहता, एक अच्छी बात है, एक बिल ये लेके आ रहे हैं, इनके लिए अच्छा होगा। अपोजिशन तो हमने तो उसको रिजेक्ट किया है। एक कंट्रोवर्शियल फ़ौज का बिल लेकर आ रहे हैं कि फ़ौज के खिलाफ किसी ने बात की या कुछ वो किया तो उसको सज़ा या फिर ये, तो ये हमारे पुलिस के नौजवान जो फ्रंट लाइन पे हैं इनके खिलाफ अगर कोई ये एक्ट होता है या जो उस किस्म के शहीद होते हैं, अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पुलिस के शोहदा की जो बेवाएँ हैं अब वो दफ्तरों में फिरती रहेंगी, उनके जो है वो जो उसके जो पैकेज होता है उसके लिए और जो होते हैं उनका कोई मतलब है कि सेफ्टी नहीं है, फ्यूचर उनका नहीं है। फौज में तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, सिस्टम करते हैं, को जो है वो करना होगा। हाँ, वो हम सबका सपोर्ट जो है वो इनका नहीं है फर्ज, वो हम सब पॉलिटिकल पार्टी, सब हुकूमतों का फर्ज है कि हम उसके लिए एक ऐसी कानूनसाजी करें, क्योंकि हम कानूनसाज हैं, हमने कानूनसाजी करनी है, हमने मिल कर दें। लेकिन ये चीज़ जो है अगर मतलब है कि इसको आएगा, कल सेशन आ रहा है मेरे ख्याल में, होपफुली ये उसमें लेके आएंगे, उसको उसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि लेकिन हमें ये कानून भी करना चाहिए कि फिर दोबारा
वही लोग जो है किसी और नाम से अगर आ गए तो फिर क्या फायदा। ठीक है, राइट, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ये जो रायवंड वाला और जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो जो रायवंड वाला मामला है वो उस पर अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि पंजाब हुकूमत जो है वो शरीफ खानदान की रहायशगाह को गिराने की जो है वो तैयारी कर रही है और एहतसाब पर पहले भी बहुत सारे सवालात उठते रहे। आज अदालत से जो है वो स्टे मिल गया है। मुस्लिम लीग जो नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ खानदान कह लीजिए, उनको जो है वो इस इकदाम के खिलाफ जो इंतकाल मंसूख किया था पंजाब हुकूमत ने। मैं अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ, क्यों आप समझते हैं कि ये एक और इंतकामी कार्रवाई जो है वो हो रही है और आप लोगों को फिर से टारगेट जो है वो किया जा रहा है? देखें, जब से ये हुकूमत आई है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने जो टारगेट किया वो अपोजिशन की जमातों को किया है और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को उन्होंने किया है। कोई एक लीडर आप बता दीजिए जिसके ऊपर इन्होंने केसेस नहीं बनाए। इन्होंने नैब को पहले इस्तेमाल किया है, फिर FIA को इस्तेमाल किया है, उसके बाद एंटी करप्शन को इस्तेमाल करते रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बाकी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है और उनके लोग जो बैठे हुए हैं वो अपोजिशन को ज़ाती दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं कि इस मुल्क में अपोजिशन का नाम नहीं होना चाहिए, अपोजिशन कोई सवाल ना उठाए। जब भी हम इनको पूछते हैं कि महंगाई है, जब हम कहते हैं गुर्बत बढ़ रही है, जब इनके हम वादे इनको याद दिलाते हैं कि आपने कौन से वादे किए हुए थे कि हम करोड़ों लोगों को नौकरियां देंगे, घर बनाएंगे, हम गुर्बत खत्म करेंगे, जब महंगाई होगी तो इमरान खान साहब क्या करते थे कि उस मुल्क में जब महंगाई होती है तो उस मुल्क के हुक्मरान चोरी कर रहे होते हैं। तो हम उनको जब ये बातें याद दिलाते हैं वो न सिर्फ हमें गाली देते हैं, इल्जाम लगाते हैं। इस तरह हमारे ऊपर केसेस जो है वो उन्होंने रजिस्टर कराए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी लीडरशिप एक एक करके अदालतों के जरिए हम बाहर आ रहे हैं और साबित हो रहे हैं कि किसी एक केस को भी अभी तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा सके। अभी हम नहीं कह रहे, जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं वो PTI के लोग हैं। मैं जहांगीर तरीन साहब की ना वकालत करूंगा ना मैं उनकी बात करूंगा। उनके साथ PTI के जो MNAs और MPs खड़े हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं हमारे और जहांगीर तरीन के साथ भी। वो नहीं कहते कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है अक्रॉस द बोर्ड है, वो कहते हैं कि ये जाती स्कोर सेटल करते हैं। अब PTI के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ठीक नहीं है, यहाँ कोई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, ना ये चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ अपोजिशन की, और अगर इनका कोई साथी भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको इसी तरह बरनाक का निशाना बनाएंगे जिस तरह इन्होंने जहांगीर तरीन का बनाया हुआ है। लिहाजा ये वक्त आने पर चीजें साबित होगी कि क्या इनकी जगह इनके जो असल इशू थे उस पर ये नहीं जाना चाह रहे। आज लोग इन्हें पूछते हैं कि पंजाब में कैसे आपने बताया हुआ है जिसने पंजाब तबाह कर दिया है। तो शहबाज साहब का वक्त आप पंजाब में देखें, वो रोड देखें, वो अस्पताल देखें, वो गवर्नेंस उनकी देखें, इंसाफ लोगों को किस तरह मिल रहा था। ये सिर्फ या पुलिस की IG तब्दील करने में लगे हुए हैं, या चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने में लगे हुए हैं, या यहाँ फेडरल मिनिस्टर तब्दील करने में लगे हुए हैं, या लोगों की पॉइंट बेइंग के या तो अपोजिशन है टारगेट पे, या फिर अगर कोई किसी से खुद अपने ताल्लुकात जो है वो ठीक ना रहे। ये दो चीजें आप ये बता रहे हैं। उसको ये निशाना बनाते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। ये काम देखिए, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त इनकी है, पंजाब की क्या हालत कर दी। हम कहते हैं कि पंजाब को आपने डुबो दिया है, पंजाब की जो सड़कें उन्हें खंडात आपने बता दिया है, पंजाब के सबसे बेस्ट अस्पतालों की आपने क्या हालत कर लिया। लाहौर जैसा शहर, रहमान साहब इन्होंने गंदगी के ढेर बना दिए, वो कचरा नहीं उठा सकते। कोई इन्होंने मेट्रो बनाई हो, कोई इन्होंने मोटरवे बनाई हो। ठीक है, राइट सर, मुझे दोनों चीजें जरा पूछ लेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप साहब, आई थिंक उनके आर्गुमेंट दो चीजें। एक तो ये कि आप पर्सनल स्कोर जो है वो सेटल करें एहतसाब के जरिए। दूसरा उनका कि आप पंजाब हुकूमत का फोकस होना चाहिए कि लाहौर शहर को ठीक करे, बाकी शहरों को ठीक करे, लेकिन वो फंसी हुई है कि ये रायवंड की रहायशगाह का जो है वो इंतकाल किस तरह से मनसूख कराना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे केसेस तो इन्होंने आपस में किए हुए हैं। आपको पता है 1998 वाला केस है। ये वाला केस भी जो है वो, मेरी बात सुन लेना आप, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप। जी कि रायवंड के ऊपर, रायवंड की रिहाइश के ऊपर तो इन्होंने आपस में बहुत से केसेस किए हुए हैं। वो एक दीवार आपको याद है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी, ये जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तब का केस चला हुआ है।
इन्होंने 98% केसेस जो नैब में है इनके आपस में है, जो इन्होंने सिर्फ करके उसके बाद मुकमुका करके नीचे कर लिए थे। वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी कि रायविंड में और कोई भी नहीं बना सकता सिवाय हमारे, उसमें भी बड़े केसेस हैं। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि ये केसेस तो हमारे जमाने के, ये जो पहले के केसेस है रायविंड की इनकी रिहाइश पे, वो तो इन्होंने आपस में किए हुए, वो कौन सी इंतकामी कार्रवाई हमारी? नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल इनका हक है या किसी का भी हक है, अगर ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट लैंड नहीं था और ये लैंड इनका अपना जाती और नवाज शरीफ का और नवाज शरीफ की फैमिली का और आगे उनकी शहजादियों का और उनके राजकुमारियों का लैंड था, तो इनके पास इन्होंने गए स्टे लिया, वहां जाके प्रूव करें कि नहीं जी ये तो हम जद्दी पुश्ती थे। तो बड़ी सीरियस उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा हुकूमत फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर रही है और रातों रात जो है ये काम किया जा रहा है। आपको याद नहीं है हाँ। कि ये तो खैर मीडिया पे कह रही थी ना, नवाज शरीफ साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं, जब पूछा गया कि एवन फील्ड के फ्लैट्स का है, ये है वो जराए, ये देखे मैं सारे दे रहा हूं, असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोल के उस जराए में एक तस्वीर थी और कुछ नहीं था। वो आपको आज भी पता है, उसके बाद वो कतरी खाता गया, एक टोटा, एक रसीद, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ये देना है जरूर दें, 10 दें, 15 दें, 20 दें। बाय द वे वो जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थे उसकी कॉपियां मीडिया को दी नहीं दी? जरा आप मंगवाएं तो सही, आप फोन करें जरा मरियम औरंगजेब को, कहें कि जी हमें फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अभी दें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी मंगवाएं ना, अभी फोन करके इनका चिट्ठा खुल जाएगा आपको। नंबर 1। नंबर 2, मेरे साथ आप प्रोग्राम करते रहे, मेरे साथ ये सारे बैठे होते थे, पिछले 3 महीने से इनकी एक रट थी, जहांगीर तरीन को नहीं पकड़ेंगे, जहांगीर तरीन को एनआरओ मिल गया, जहांगीर तरीन के शुगर मिल्स पे कुछ नहीं आया। ये कम से कम आपके साथ मैंने 4 प्रोग्राम किए होंगे, वैसे मैंने कोई 40 प्रोग्राम किए होंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर जगह उन्होंने कहा कि जी जहांगीर, अब जहांगीर तरीन को अगर उस पर केस हो रहा है, अब उसके सबसे हमायती है कि नहीं जी उस पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। 22 करोड़ आवाम को पता चल गया है। सबसे ज्यादा इनको फिक्र होती है कि जब हमारा कोई पकड़ा जाए। मुझे याद है हमारा एक लीडर पकड़ा गया तो मेरे साथ ये बैठे हुए थे, तो जब खबर आई इसी तरह ब्रेक में कि जी वो आपका भी लीडर पकड़ा गया, तो मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा बेड़ा घर खून साडा की बनेगा। तो उनको अपनी फिक्र पड़ जाती कि अगर ये अपने पकड़ने शुरू हुए तो हमारा क्या बनेगा। मगर ये जो इंतकामी कार्रवाई वाली चीज है, 30 मिनट आप सुनना इनकी बातें कि जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया। अब इनकी बातें सुनना पूरे प्रोग्राम में, और नाज़रीन आप डिसाइड करना क्यों जो है वो हमदर्दी हो रही है और जहांगीर तरीन की इस कदर सपोर्ट अपोजिशन में क्यों जो है वो पाई जा रही है। नहीं, मैं तो नहीं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रही है। कोई और पार्टी अगर अपोजिशन की सपोर्ट करी वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन सिर्फ मैं ये बात उसमें करना चाहता हूँ कि देखें आज जहांगीर तरीन के साथ जो मैंने मीडिया में देखा 21 MPAs और 7 MNAs खड़े हैं, और इस वक्त अगर उनके साथ खड़े हैं और हुकूमत को छोड़ के खड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और हम तो पहले 3 साल से कह रहे थे ना कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब जहांगीर साहब की मैंने उस दिन टीवी पे सुना कि वो कह रहे फ़ोन हो रहे हैं मेरे खिलाफ और मुझे विक्टिमाइज करने के लिए। तो जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था 3 साल के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वो इनके अपने पार्टी के दोस्त ने, इनके दोस्त ने। अब मुझे नहीं पता कि वो PTI में है या नहीं, इन्होंने उसको आग कर दिया नहीं किया जो भी किया, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी तक वो PTI में है। और वो कह रहे हैं कि मैं जो उनकी स्टेटमेंट दोस्त हूँ और मुझे दुश्मन न बनाए, वट जो भी है। लेकिन देखें हम सिर्फ ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं होना चाहिए था साहब, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि कोई वो जो चीनी का जो स्कैंडल था उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन साहब तो नहीं था, बाकी लोग भी थे। अच्छा, उनके साथ क्या करेंगे? खुसरो बख्तियार के साथ क्या करेंगे? बाकी उनके भाई को तो नोटिस हुआ है, वो 40 है, 40 जिनके ऊपर ये सारी, तो 40 को करे ना, 40 के ऊपर करे। देखें, लेकिन अब जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहांगीर तरीन साहब का जो केस है वो सिर्फ SEC का है। अच्छा, वो चीनी वाला नहीं है। नहीं, FIA पे जो है वो गालिबन मनी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये दलीप साहब को शायद मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ SEC के हवाले से, चीनी का नहीं। और अच्छा, और जो वो में मिल लौट गया। अब वो जो राजा रियाज साहब हैं वो भी मैंने एक दोस्तों को टीम में सुना कि चीनी की FIR उसके ऊपर है ही नहीं बिल्कुल सिरे से। जो चीनी कर रहे हैं, चीनी की तो FIR है नहीं उसके ऊपर। मतलब है कि अब ये भी मतलब है क्लियर नहीं है। वो तो बकौल उनके, और मेरे ख्याल में उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की जो भुगत रहे हैं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं कल चेक करूँ क्या क्या है। लेकिन FIA में उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं,
और इधर वाले जो है वो SCCP वाला मामला बीच में जो है ना वो चीनी वाला चक्कर। नहीं, तो आपका पॉइंट क्या है कि जहांगीर तरीन को ये छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये नहीं करूँ, मैं कहता हूँ एहतसाब करें, एक क्रॉस रिपोर्ट करें, सबका होना चाहिए, हमसे शुरू करें, लेकिन आपके साथ जो बैठे हैं वो फरिश्ते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ भी थे, मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, नून के साथ भी थे, ज़िया-उल-हक के साथ भी थे, वही चीजें चलती आ रही। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, मेरा एक सवाल है। अच्छा, मैं आप पहले सवाल करना चाहिए, पहले मैं सवाल मैं सिर्फ एक सवाल मैं चले आपसे ही कर लेती हूँ, आप इनसे पूछना अगर आप नहीं पूछ सकते। बात यह है कि पहले तो ये 40 कंपनियों में हो रहा है जिसमें हर किस्म का अक्रॉस द बोर्ड सब शामिल है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का केस उठाया गया मीडिया पे, तो वो ज्यादा बाकी कंपनियों को शायद लोग इतना जानते नहीं। अगर बाकी केसेस हैं मगर और सबका इक्वल। दूसरी बात यह है कि ये वाला जो केस है इसमें बात यह है कि जो पैसे बनाए गए थ्रू सट्टा, ऑब्वियसली वो सट्टे के पैसे आप डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, उनको मनी लॉन्डर करके बाहर भेजा गया। ये वो वाला केस है और सब पे चल रहे हैं। ये है उसी से, शुगर से ही है। और तीसरा मेरा सवाल जो मेरा सवाल तो पूछ लें। ये जो हमारे साथ लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहले हमारे साथ भी थे, 5 साल ये थे हुकूमत में, 5 साल थे PMLN वाले, इन्होंने उनको जो हमारे लोग हैं पकड़ा क्यों नहीं? 10 साल में शुगर पे क्यों नहीं पकड़ा? 130 रुपए पे शुगर की 150 रुपए। आपके लोगों से मुराद जिन पर अब ये इल्जाम दे रहे हैं? जी जो हमारे साथ जो हम 5 साल थे ना तो कहते थे ये फलाना, तो हम उनसे पूछते थे कि आप क्यों कहते हैं कि ये भी करप्ट है? आप ये लेके गए इमरान खान को कोर्ट में, 60 डॉक्यूमेंट्स उसने बताए, वाहिद बंदा जिसको सादिक और अमीन कहा गया बाय द हाईएस्ट कोर्ट। अच्छा, ये इस बेट पे अगर कोर्ट पे जाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, कोर्ट की बात नहीं। मैं देखिए, मेरी गुजारिश है, सादिक और अमीन और कोर्ट की बात नहीं होगी, अगर होगी तो बहुत दूर जाएगी। अलीम खान का नाम लेते थे, ये जहांगीर तरीन का नाम लेते थे, उनको ATMs कहते थे, ये सारा तो कहते थे। हम इनको तब भी पूछते थे कि आप हुकूमत में है, आपके पास सबूत है तो पकड़े। अब हुकूमत में नहीं है और अगर हम कर रहे हैं कोई कार्रवाई, फिर भी एतराज है, अच्छा, मैं आऊंगा जरा उसके पास, मगर अब्बासी साहब आप कहाँ खड़े हैं सर? अब्बासी साहब बीच में खड़े हैं, अब्बासी साहब का मतलब क्या है? हुकूमत जहांगीर तरीन वाले मामले को एज एन एग्जाम्पल आप सेट करती है अपने सामने कि आप लोगों का एतराज होता था कि बिला तफरीक एहतसाब नहीं हो रहा, तो आपको वो तो अब देखिए, अब वो तो जहांगीर तरीन की मिसाल दे देकर कहेंगे कि ये देखिए हम तो कर रहे हैं, चाहे इसके अंदर जो है वो हमारे अपने लोग ही क्यों ना आए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने ना जहांगीर तरीन साहब के नाम लिया, ना मैं उनकी हमायत करता हूं। मैं कहता हूं कि जिसने भी चीनी में पैसा कमाया है और अगर हुकूमत के पास कोई सबूत है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं वैलिड जो मैंने सवाल पूछा था कि मैं PTI के MNAs और MPs की बात कर रहा हूं, वो जो अभी आपके साथ बैठी हुई है उनकी रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछें कि आपके लोग जो अभी आपकी जमात के अंदर है, जहांगीर तरीन साहब तो अब इस वक्त मुल्जम है, उनको तो जाहिर है अगर कोई भी बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि उनके पास केसेस हैं। जिनके नई केसेस हैं वो MNAs और MPs, ये केस इमरान खान साहब ने शुरू किया उनके खिलाफ, FIA इमरान खान साहब के नीचे आता है, तो वो इमरान खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि वो जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये केस रजिस्टर यहाँ साफ इनकार किया उन्होंने। तो हम तो ये इनको कह रहे हैं कि जब आपकी जमात के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि आप सिलेक्टिव कर रहे हैं, इनके और कितने लोग हैं जो चीनी में, PTI के बेशुमार और लोग हैं जो चीनी की उनकी मिले हैं, इनके हुकूमत में आज भी बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन के अलावा उनके खिलाफ कोई केस नहीं रजिस्टर हो रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनकी बाकी नहीं पूछते कि अच्छा, लिहाजा हम नहीं कह रहे, मुझे ना पूछे, PTI के उन MNAs और MPs से पूछे जो जहांगीर तरीन के पीछे खड़े होकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जहांगीर खान के साथ जाति कर रहा है। हम कह रहे हैं जब जो वो कह रही है, नाम बता दें आप, जिसने हुकूमत बनाई है तो हमारे खिलाफ तो उन्होंने ये काम करना ही करना है। अच्छा, कौन सा नाम? अच्छा जी नलीब साहब, अब आप पूछ लें, डायरेक्टली पूछ लें इनसे। कोई कह रहे हैं कि और जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं और चीनी में, बताएं, नाम बताएं। जी बासी साहब, देखें इनको भी पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, इनके वजीर हैं, उनकी भी मिल अकेली तो नहीं है ना, PTI में बेशुमार लोग हैं, 50% जो PTI में बैठे हुए हैं,
वो जहांगीर तरीन जब अपना हाँ, तो जहाज नाम इस्तेमाल बताएं। करके हुकूमत बना के दे रहा भाई था, आप कहते हैं कि जी उनको नहीं पकड़ा तो नाम बताएं, नाम पता नहीं उस वक्त इनको नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त भी वो चीनी का कारोबार कर रहा था। चले कुंडी साहब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं जी सर, आपको पता है नाम? देखिए, पहली बात तो ये है कि अंदलीब साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये पार्टी में अच्छी आवाज़ है, मतलब है कि वो, लेकिन अब हम बताएं कि हम केपी वाले जो थे, हम जब BRT पे गए इनके खिलाफ, नहीं शुगर मिल का नाम बताए ना, कह रहे हैं उस पर एक्शन नहीं हुआ, वो तो वो कह रहे हैं। मैं जरा बात कर लूँ, फिर आप उसके साथ बात करते रहे बाद में, खैर इनको आपस में एक और प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि हम ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि हम बिल्कुल साफ शफाफ ये लोग हैं, किसी इंक्वायरी से नहीं लड़ते। जब हम BRT के पीछे जाते हैं, ये FIA के पीछे छुपती है इनकी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपती है। आज भी BRT देखें, 8 साल में इनके एक मनसूबा वाहिद BRT जो कि न इनसे चला अभी तक और न चल रहा है, और छुप रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे, कभी FIA के पीछे, हमारी इंक्वायरी ना हो। 40 अरब वाली जंगला बस करप्शन से भरपूर थी, और 100 अरब वाली जो है वो जमजम से धुली है, उसमें कोई करप्शन नहीं हुई। ठीक। अब जहांगीर तरीन साहब पे आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब तो इनका नहीं है, वो जिनका है वो उन्होंने उनसे काम करवाया है, ठीक है। जिन बट उन्हें वो जो वो जहाज ले गए, MPs MNAs ले आए, इनकी हुकूमतें बनाई। अगर आज इसको डिसऑन करते हैं, आज 21 MPs उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े 21 खड़े हैं MPs उसके साथ। ये क्या है ना, जहांगीर तरीन ऐसे आज 21 MPs खड़े, 7 MNAs खड़े, फिर तो इनकी दोनों हुकूमतें खत्म हो गई। जहांगीर तरीन जिनका बंदा है वो उसको क्लियर भी कर लेंगे, हाँ, और जिधर कहेंगे उधर जाएगा। मेरा तो ये ऐसे न करे, ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपके ख्याल है ना? नहीं, मेरा आप जब ख्वाब खरगोश से जागेंगे फिर आपको पता चलेगा। देखिए अंदलीब साहब, इसमें 2 चीजें तो फैक्ट है। एक, जहांगीर तरीन इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं, उनकी अपनी स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, मेरी तरह गुजारिश सुने। दूसरी चीज जो देखिए, ये बार बार उन MNAs MPs की बात करें, वो शहजाद अकबर और इमरान खान साहब भी अब उसमें शामिल कर ले, क्योंकि कल उन्होंने भी, खान साहब से तो ऊपर पार्टी के अंदर कोई नहीं है, वो वजीर आजम भी है, पार्टी के चेयरपर्सन भी है। ये जो MNA MPs है, ये खान साहब की बात और शहजाद अकबर जो कि वजीर आजम के मुआवने खुसूसी है, उनकी पॉलिसी से हटकर जो है वो जाकर जहांगीर तरीन के साथ, जिनके खिलाफ आपने कोई नोटिस दिया, कोई डिसिप्लिन, कोई और कार्रवाई जो है वो नहीं करे। तो ये 2 चीजें तो फैक्ट है। इसको आप फिर किस तरह से जो है वो देखती, क्या पार्टी के अंदर इजाजत है कि कोई चेयरपर्सन से, या अगर कोई मुआवने खुसूसी आपका हो, वो एक पॉलिसी देता है, पॉलिसी बयान देता है, उससे वो खिलाफवर्जी उसके करें? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इतने बंदे हैं, और मेरे ख्याल है उन्होंने सबसे पहले आके कहा कि जी हम पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन हम पार्टी से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, और हम उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा जी हम फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, हम आपके उसके साथ खड़े, और हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो ठीक है वो क्लैरिफिकेशन ले लेना। इतना सिंपलिफाइड है ये मामला? मैं कंप्लीट कर लूं ना, जितना ब्रेकडाउन आप, जितना आपने लंबा सवाल किया है उतना टाइम मुझे देंगे, मैं जवाब डबल टाइम है, मगर तो ये इतना सादा मामला लगता नहीं है। चले, देखिए सादा मामला तो कोई नहीं होता ना। अब देखें, अगर मैं या मुझ पे या कोई आप पे कोई केस होता है तो ऑब्वियसली हम डिफेंड करते हैं, हम कहते हैं ये फैक्ट्स गलत हैं, ये है वो है, और जो आप फैक्ट्स बताते हैं, जो आपके साथ वाले लोग होते हैं वो ऑब्वियसली आपको बिलीव करते हैं और वो दूसरी साइड सुनना चाहते हैं। तो जो केसेस हैं उनमें मेरे ख्याल है काफ़ी एविडेंस है, वो उनको दिखा दें तो वो उसको देख लेंगे। जो असल बात है वो क्या है कि बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत ही डेमोक्रेटिक माहौल है। हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स के ऊपर भी खान साहब को चैलेंज करते हैं सब, यंगेस्ट भी, ओल्डेस्ट भी, हर कोई, और उनका हक होता है, हम कहते हैं कि आप हक कर, लेकिन आते ही जब सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी हमारे कुछ तहफ्फुज़ात हैं, हम वो क्लैरिफाई करके खान साहब से मिलना चाहते हैं, खान साहब ने कल कह दिया जी आके मिल लें, तो उसमें बातचीत हो जाएगी, इसमें ऐसी क्या बात है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं PMLN वाले कि जी दोनों पिच की दोनों साइड पे खेल के कहें जी जहांगीर ये नॉट ओनली अ पार्टी, इट इज अ पार्टी इन गवर्नमेंट। ये सिर्फ सियासी जमात तो नहीं है आपकी, आप तो सियासी, बतौर सियासी जमात आप हुकूमत में, मैं तो ये कह वहां पर मैं कह रहा हूं ना कि शहजाद अकबर एंड इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरपर्सन है, बतौर वजीर आज़म ही कम्स इन। हाँ तो ठीक है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ द पार्टी ऑल्सो, एंड अगर हमारे लोग, और इसके अलावा भी हमारी बहुत सी बातें हुई हैं
बहुत सी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिस पे लोग मीटिंग में आके चैलेंज करते हैं चेयरमैन को, और बहुत सी दफा बहुत से फैसले आपने देखा ही है कि वजीर आजम आके कोई बात कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब पार्टी एक डेमोक्रेटिकली उनको कहती है वो अपना फैसला चेंज भी करते हैं। बहुत से बड़े बड़े फैसले भी चेंज हुए हैं। चले, ये शहबाज शरीफ की जो जमानत है इस पर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, जरा पूछेंगे कुंडी साहब से भी और जावेद अब्बास साहब से। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एहतसाब के अमल पर जो सवालात उठ रहे हैं उन पर बात हो रही है। हुकूमत पर इल्ज़ाम है अपोजिशन का कि वो इंतकामी कार्रवाई करी। एक और मामला जो रायविंड राजी के अलावा जो कल शहबाज शरीफ की जमानत हुई उस पर भी जो है वो बहुत सारे सवालात हैं। अब्बासी साहब, ये पीपल्स पार्टी तो कहती है कि को लगता है डील है, इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आप कहते हैं कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई थी जिससे शहबाज शरीफ जो है वो बाहर आ गए। क्या आप किस तरह से देखते हैं ये शहबाज शरीफ वाला मामला, ये जो केस था और फिर अब उनका बाहर आना? देखें, अगर हमारा कोई साथी या किसी जमात का कोई आदमी ये समझता है या वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो इल्ज़ाम अदालतों के ऊपर लगा रहा है। अगर तो हमने बात की होती और हमें कोई रिलीफ इमरान खान से मिला होता, हम इमरान खान जो उनकी कैबिनेट के पास गए होते कि हमें जेल से निकलवाएं, हम इस मुल्क इस्टेब्लिशमेंट के पास गए होते कि हमें उससे निकालें, या हम किसी और पार्टी के पास गए होते कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें। ये पाकिस्तान की हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो किसी अदालत में जाएं, अदालत का दरवाजा खटकाएं। और पिछले 2.5-3 सालों में सबसे ज्यादा हमारी लीडरशिप को निशाना बनाया गया है और सारे जेलों में गए और अदालतों ने जाकर जब देखा कि केसेस गलत हैं, झूठे हैं, कोई अभी 3-3 साल ट्रायल नहीं हो सका जिसने 90 डेज में ट्रायल शुरू होना था। तो जब अदालतें किसी को जमानत पर रिहा कर दें, जमानत उसकी ले लें, और अगर कोई ये बात समझे कि वो डील कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस मुल्क की अदालतों को निशाना बना रहा है। वो इस मुल्क की अदालतों को कह रहा है कि आप एक जमात के लिए बनी हुई है और आप सिर्फ एक जमात को रिलीफ देती है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हम अपनी जाती दुश्मनी में इस हद तक चले जाते हैं कि हम दूसरे इंस्टीट्यूशन, जिसका बहुत बड़ा एहतराम होना चाहिए अदालतों का, जिससे इंसाफ सबको मिलना चाहिए, आज अगर कोई बैठ के कह सकता है कि ये अदालतें सिलेक्टिव जो है वो अकाउंटेबिलिटी इंसाफ कर रही हैं, इसका मतलब है कि हम अपने सारे जुडिशियल जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। और इससे पाकिस्तान की खिदमत नहीं होगी, इससे आपकी अपनी जाती सेटिस्फेक्शन हो सकती है अगर ये बात कोई कर रहा है, लेकिन इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। हर आईने पाकिस्तान ने इख्तियार दिया हुआ है कि हर आदमी का सबसे बुनियादी हक है कि वो किसी भी अदालत में जाके आप लोग को बेगुनाह साबित करके बेल भी ले सकता है और एक्विटल भी हो सकता है। लिहाजा ये अदालतों के ऊपर ये इल्जाम देना किसी तौर पर भी ठीक नहीं है, किसी तौर पर भी जायज नहीं है। ठीक है, ठीक है। कुंडी साहब, सर ये इशारों के नाइयों में आपकी जमात बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये तो फिर आप इस तरह से है कि ये अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला है तो इस पर उंगली क्यों उठाने का जवाब ही नहीं बनता? नहीं, मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ साहब, जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया था, जो भी थे, अभी तक केस प्रूफ नहीं हो सका उनके ऊपर और बेल पे उनको छोड़ दिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि खुर्शीद शाह साहब, जिसके ऊपर अभी तक कुछ ट्रायल नहीं हुआ, 2 साल से जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज हो रहे हैं, उनकी भी उनका भी होना चाहिए, उनकी भी ज़मानत होनी चाहिए। हम तो अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं। आज भी हम कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, उसको भी जो है स्पीडी ट्रायल उसका भी किया जाए, ताकि ये चीज़ें देखिए। आप एक पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कि अक्रॉस दी पार्टीज में कह रहा हूँ, आप एक बंदे को आप रखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल और उसके बोलते हैं अच्छा भी तुम्हें ख्याल है कि आप 4 साल से जेल में हैं, आपको तो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, चलो आप फिलहाल जमानत पे चले जाएं, उसके बाद तो आप उसको 4 साल लौटा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई खुर्शीद शाह या कोई भी पॉलिटिकल बंदा है, या अभी आप देखें कि वो उसका आहद साहब जो है वो अभी चीमा है, या फिर वो PSPM थे पहले उसके, मतलब अगर आप इतना देखें, हमारे उसमें भी प्रोसिक्यूशन में भी ये प्रॉब्लम है। देखिए अब कल खुर्शीद शाह साहब की, आज खुर्शीद शाह साहब की पेशी थी और जो प्रोसिक्यूटर है वो कह रहा है मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। मतलब प्रोसिक्यूशन में भी प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं। आप 2-2 साल, अब देखिए जरदारी साहब को आपने 11-14 साल जेल में रखा, आखिर में 22 बरी हो गई। या आप किसी भी को रखें, किसी को भी आप मुझे रखें 4 साल 5 साल, आखिर में कहेंगे कुछ साबित नहीं हो, 5 साल आप किसी को लौटा सकते हैं, 2 साल लौटा सकते हैं, या जो भी टाइम है वो लौटा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कोई होगा तो फिर आप उम्मीद करेंगे कल कोई और हुकूमत आएगी तो वो भी इसकी समझ करेगी। अंदलीब साहब, अब ये 3 साल हो गए ये लगभग आपकी हुकूमत को आए हुए। जी, मैं बिल्कुल कुंडी साहब की सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि खुर्शीद शाह साहब के साथ जो हो रही है बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, उनकी बहुत पहले बेल होने चाहिए थे। और इसके अलावा अगर
पीटीआई का भी कोई बंदा इस तरह बेगुनाह किसी ने रखा हुआ है, किसी भी अदारे ने रखा हुआ है, अगर उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, उसका ट्रायल नहीं शुरू किया गया, तो बिल्कुल मैं पूरी तरह हम सपोर्ट करते हैं कि अदालतों को उनको बेल पे छोड़ना चाहिए। और अगर किसी ने जुर्म किया हुआ है उसको हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। वो मैं हूं, वो कुंडी साहब हूं, वो आप हूं। अगर इस पाकिस्तान में किसी ने माल लूटा है, किसी ने करप्शन किया, उसको भी ना छोड़े। लेकिन ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जिस जमात में हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैं दिलीप साहब जो बात थी कि 3 साल होने को आ रहे हैं, बट ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसका अब तक हुकूमत को कोई जो है वो कोई हल निकाल लेना चाहिए कि नोबडी शुड बी एबल टू रेज दिस क्वेश्चंस, कि कोई आपका निजाम या तो आप ठीक कर लें या फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी बेहतर हो कि ये फिर इल्जामात जो हैं ये ऑपोजिशन उठाने के उसमें ना रहे, क्योंकि पहले दिन से इल्जाम तो यही है जो इंतकामी कार्रवाई का जो है वो लग रहा है। तो क्यों ये नहीं हो पा रहा, क्यों अभी भी वही पैटर्न जो है वो हम देख रहे हैं कि एक बंदा है, पकड़ा जाता है, फिर जमानत हो जाती है, वो सारा पॉलिटिकल मीडिया नैरेटिव तक रहता है। देखिए, ये इसलिए है कि इस मुल्क में कभी भी अकाउंटेबिलिटी सीरियसली नहीं हुई। आपको भी पता है, लॉज ऐसे बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल्स, चाहे वो सारे बेलों पे फिर रहे होते हैं, मुंशियात बेच के बेलों पे फिर रहे होते हैं सब। अब अगर आपने इतने साल इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया है और रिफॉर्म्स भी नहीं किए तो ये तो टाइम लगेगा। आप देख लें, चाहे आप जुडिशरी के डिसीजंस कितने डिलेड होते हैं वो देख लें, आप देख लें कि प्रोसिक्यूशन कैसे होती वो देख लें, आप देख लें कि ये जो ताकतवर लोग हैं, आप मुझे बताएं, ये जो जिन जेलों में ये रह के आए हैं, ये जेलें हैं? ये जेल होती है? जरा जाके जेल देखें जहां वो 10-10 हज़ार वाली चोरियों वाले रहते हैं। अब ये क्यों बनाए हुए हैं? ये इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि जी जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, इनका तो कुछ करे, ये सिस्टम को ऐसा लेकर आए। इनको पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जिनमें मैं भी शामिल हूँ, इनको उन्हीं जेलों में और वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ एक होना चाहिए। इसके लिए आपको रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स लाने हैं। वो अमेंडमेंट्स हमने की हुई हैं कि ये बेटर क्लास जेल और ये क्यों, किस लिए है भाई? आप तो बड़े मुजरिम हैं क्योंकि आपने एक पोजीशन में रह के लोगों को लूटा है। तो अब ये रिफॉर्म्स कभी भी ये मानेंगे नहीं, और नहीं मान रहे। आप देख ले क्या कहते हैं, पहले एनआरओ दो, ये कभी मानेंगे कि जिन रिफॉर्म्स की वजह से ये आज तक बचे हुए हैं और वो रिफॉर्म्स हम लेके आए। इसलिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी बिल्कुल जब तक के क्रॉस द बोर्ड ताकतवर पकड़ा जाए या कमजोर पकड़ा जाए, वो एक जगह नहीं होगा। ट्रस्ट नहीं आएगा, अवाम को ट्रस्ट नहीं आएगा, और जब अवाम को ट्रस्ट नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस रेज होंगे। ठीक है, मैं कुंडी साहब, ये जो क्वेश्चंस बार बार जो है वो उठते हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अभी हमने नाम लिया खुर्शीद साहब का या बाकी चीज़ ले, और अगर हुकूमत में पकड़े जाएं और वो साहब 2 साल आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें और वो कल जेल से निकल आए, तो वो 2 साल उसके कौन उठेगा, या उसके बदले में इनके जो सरबराह हैं वो जाएंगे या कोई और जाएगा? आप मुझे बताइए, आप गलत तौर पर अगर एक बंदे को आप करते हैं। अब मैं ईरान सुनने की बात करता हूँ, अब हमारे अफरीदी साहब हैं, हमारे भाई, हमारे इलाके से उनका ताल्लुक है, कितनी कस्में और अल्लाह ताला के नाम, और मैंने खुद वीडियो देखी, ये है वो है, किधर गई वो चीज़ें? या फिर आप देखें, मैंने जैसे बात की खुर्शीद साहब की बात की, बाकी पॉलिटिकल प्रेशर्स की मैंने बात की, अच्छा, तो आप उनको रख दें, बिल्कुल आप उसको DEF क्लास में रख दें, लेकिन आप बताएं कि वो 2 साल से जिसकी प्रोसिक्यूशन शुरू ना हो और आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें, जैसे जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि फोन आ रहे हैं मेरे खिलाफ, या हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज करें, आपके वज़रा कह रहे हैं कि कल फलां पकड़ा जाएगा, कल फलां पकड़ा जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि ये बता दें कि इनके साथ शामिल होकर PTI में हम फरिश्ते बन जाएंगे, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। सवाल तो यही पैदा होता है, इनके साथ जो शामिल हो जाए वो बिल्कुल क्लीन है। तो वो तो कह रही है कि उसके भी क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जिनको एनआरओ दे रहे थे, हेलीकॉप्टर केस में कह रहे थे ना, क्या BRT आप BRT का बताएं, आप BRT पे क्यों नहीं कर रहे, हेलीकॉप्टर पे क्यों नहीं कर रहे? बहुत से केस पड़े हुए, क्यों नहीं कर रहे? हम क्या करें? ऑपोजिशन करती होती है केसेस। हमने क्यों है BRT पे? हमने BRT पे क्यों है? आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे हुए हैं। आप मूवमेंट करें, कोई इन्होंने केसेस नहीं किए, इन्होंने धांधली पे नहीं किए, अभी दिखाता हूं मैं खुद। इन्होंने व्हाइट पेपर नहीं लिखा, इन्होंने ट्रिब्यूनल्स पे नहीं गए, इनको हाई कोर्ट पे नहीं गए, ये सुप्रीम कोर्ट पे नहीं गए। जब फिल्म धांधली हुई 2018 इलेक्शन में, अभी तक हमारे लोग जो है ये है वो है। आपने केस किया, हमने केस किया ना, हमने सारे हम ऑपोजिशन में गए थे, हमने नवाज शरीफ पे सब पे केसेस किए। मैंने लाहौर की वो जो स्मोक कमीशन थी उस पे केस किया,
मैंने वो केस हारा भी, मैंने केस वो जीता भी। हमारा काम है कि हम एविडेंस लाएं कि जी ये हो रहा है। जब कोई फिल्म, जब काम तो असल में आपका है सर, जब कोई फिल्म या ड्रामा बनता है ना, क्या काम होता है, जब फिल्म और ड्रामा बनता है सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है, और आपके पास कोई स्ट्रगल, जब एक फिल्म या ड्रामा बनता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है, ठीक है, ना ये अदालतों में गए, अब मैं बोल रहा हूं चुपचाप करके इनको जैसे पहले हुकूमतें मिलती रही हैं, हमारे कह रहे हैं कि जी आए मुकाबला आप उनके साथ है, ये पहले हमें हुकूमतें देते रहे, दोबारा जब कोई फिल्म या ड्रामा बनता है ना, एक्टर और एक्ट्रेस को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने ये बोलना है, इनको स्क्रिप्ट दिया गया, बस ये बोलेंगे, इसके दाएं बाएं नहीं जा सकते और कुछ नहीं। अब मुझे पता है जमान पार्क आपने घर बना है, किसने बना के दिया आपको? जमान पार्क बना है, किसने बना के दिया? बता दो। जमान पार्क उनका 50 साल पुराना घर, अभी किसने रिनोवेट करके दिया आपको, बना के नया बना के दिया? तो आप बताए ना, ये बता दे, मैं तो कहता हूं वज़ीर-ए-आज़म साहब की तो बड़ी कम तनख्वाह है ना। मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि ये अगर ये झूठ नहीं बोल रहे, ये अदालत में जाए, प्रूव करें। आप दिल पे हाथ रखें, किसने बना के दिए? मैं अदालत में नहीं बताएगी, आप जाके कल अपनी पार्लिमानी पार्टी में वज़ीर-ए-आज़म से पूछें आपको जमान पर किसने बना के दिया? ये है कि अदालत नहीं जाना, बस मीडिया में आगे आना, ये भी खराब है, फलाना भी। तो यही बात है ना, इसीलिए 22 करोड़ आवाम इनको रिजेक्ट करती है, ये आके इनके पास कोई एविडेंस नहीं। हमारे साथ में सेलेक्टर्स नहीं है ना, सेलेक्टर्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप आपके पास इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी दे ना। पूरी इन्फॉर्मेशन दे, उनसे चीनी वालों का नाम, पहले ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछ के इनको किसी ने बता के दे, फिर मैं इनको बता दूंगा। अगले प्रोग्राम में बता देंगे, इनको बताना अगला प्रोग्राम होगा, मैं बता दूंगा। फाइनल कमेंट, टाइम अब जरा कम है, जरा भाई साहब ये फाइनल कमेंट जी सर, ये सारा ये एतराजात, तहफ़्फ़ुज़ात, ये किस तरह से सर दूर हो सकते हैं? एक ही तरीका है जी कि अदारे इंडिपेंडेंटली काम करें, ये नैब के स्पोक्समैन ना बने, ये नैब के मुतल्लिक ऐसी बातें ना करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, और मेहरबानी करके इस मुल्क को आगे ले जाएं। जितना इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म साहब रोज अपने जो मीडिया ग्रुप है उनको बिठा के ये समझाते हैं कि तुमने किस किस को कितनी गाली देनी है, किसकी कितनी पगड़ियां उछालनी है, किसकी तुमने इज्जत उछालनी है, उससे कम टाइम अगर ये बैठकर इस मुल्क के बाकी अदारों के साथ बैठकर जो इन्होंने वादे किए थे कि मैं इस मुल्क का निजाम ठीक करने के लिए, इस मुल्क से गुर्बत खत्म करने के लिए, इस मुल्क की इकानमी ठीक करने के लिए काम करेंगे तो मुल्क आगे जा सकता है। लेकिन अगर सोच ये हो कि मैंने सिर्फ अपने मुखालिफ को जमीन में दफन करने के लिए सारे मंसूबे बंद करने, तो फिर यही हाल होगा जिससे हम गुजर रहे हैं, उससे भी बदतरीन हाल होगा। इसलिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बास साहब, अंदलीब अब्बास साहबा और फैसल करीम को। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।